नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से होगा, जहां प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी टीम इस समय आमने सामने बैठे हैं और इस बैठक में कई बड़े और ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। इनमें जेट इंजन, ड्रोन और सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर बड़े बड़े समझौते शामिल हैं। कहने को तो व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का औपचारिक निवास होता है, सरकारी निवास होता है, लेकिन आज पूरा व्हाइट हाउस हिंदुस्तानियों से भरा हुआ था और वहां या तो मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे या फिर हिंदी फिल्मों के गाने गूंज रहे थे। यानी व्हाइट हाउस में ऐसे उत्सव का माहौल इससे पहले कभी नहीं देखा गया और आज राष्ट्रपति बाइडेन को मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा भी हो गया होगा। आज हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी की यह राजकीय यात्रा हर मायने में ऐतिहासिक क्यों है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा वर्ग भी है जिससे ये तस्वीरें आज बर्दाश्त नहीं हो रही। इनमें वो 75 सेनेटर्स भी हैं जिन्होंने बाइडेन को चिट्ठी लिखकर भारत में धार्मिक आजादी और मानव अधिकारों के हनन का मामला उठाया है। लेकिन इसके अलावा मोदी और बाइडेन की बैठक से ठीक पहले आज एक और बड़ी बात हुई है। मोदी का विरोध करने वाला टूल किट वाला जो पूरा इकोसिस्टम है, आज वो अचानक से बहुत सक्रिय हो गया और ऐसा लगता है कि इसकी टाइमिंग पहले से ही तय थी, क्योंकि आज सुबह ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बड़ा इंटरव्यू दे दिया जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन को यह सलाह दी है कि उन्हें मोदी के साथ अपनी बातचीत में भारत में मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाना चाहिए। यानी उन्होंने भी वही बात कह दी जो ये 75 सेनेटर्स अपनी चिट्ठी के जरिए कह रहे थे। और टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। तो अगले 1 घंटे तक आपको आज के दिन की दुनिया की सबसे बड़ी घटना का एक धुआंधार विश्लेषण देखने को मिलेगा। लेकिन इस विश्लेषण की शुरुआत करने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस समय राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता चल रही है, जिसमें जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस साल G20 की अध्यक्षता करने के लिए बधाई दी है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस समय पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और भारत पर लगी हुई हैं। और जैसे ही यह बैठक खत्म होगी या जो भी नई जानकारी इस बैठक के जरिए इस बैठक से हमें मिलेगी, हम उसके बारे में आपको रियल टाइम में लाइव बताते चलेंगे। उसका लाइव रियल टाइम विश्लेषण भी आपके सामने करते चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए जब मोदी और बाइडेन एक साथ बैठे हैं। दिखाई पड़ रही है तो चेहरे के भाव को अगर देखा जाए तो जब गंभीरता से मसलों को हल करने की बात है तो वहां पर वो गंभीरता भी दिखाई पड़ रही है और इसीलिए शायद कहा था कि यहां पे जो बातचीत डिप्लोमेटिक दृष्टि से जब किन्हीं दो देशों के बीच संबंधों की बात की जाती है तो अक्सर औपचारिक जॉइंट स्टेटमेंट, वर्किंग ग्रुप्स और एमओयू उसी के दायरे में आमतौर पर बातचीत होती है। इसका अपना महत्व है ही, लेकिन भारत और अमेरिका के रिश्तों का असली इंजन हमारे मजबूत पीपल टू पीपल संबंध है और इस इंजन की एक जोर भरी दहाड़ हमने अभी बाहर व्हाइट हाउस के लोन पर भी सुनी है। Excellency, whenever there is talk of relations between any two countries from a diplomatic point of view, people often talk about some formal joint statements, working groups, MOUs. All these definitely have their own importance, but the real engine of the India-US relationship is our strong people-to-people ties, and we just heard a spirited roar of that engine out on the White House grounds. Excellency, जैसा आपने कहा, मैं उसे फिर से दोहराना चाहूंगा। आज की तेजी से बदल रही वैश्विक स्थिति में सभी की नजर विश्व के सबसे दो बड़े लोकतांत्रिक देशों पर है, भारत और अमेरिका पर है। मेरा मानना है कि हमारी स्ट्रेटेजिक सर्जन
मानव जाति के कल्याण के लिए, वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली सभी ताकतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि हम मिलकर पूरे विश्व के सामर्थ्य को बढ़ाने में अवश्य सफल होंगे। Your Excellency, as you said, and I would like to reiterate that, in today's rapidly changing global situation, all eyes are on the two largest democracies of the world, India and America. I believe that our strategic partnership is important for the welfare of the humankind, global peace and stability, and for all countries believing in democratic values. And this is important. अब से कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे तो इस दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने उनका शानदार स्वागत किया और यह वो क्षण था जब पूरा व्हाइट हाउस मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा था। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के बाद आज राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कहा कि अमेरिका और भारत दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियां हैं और दोनों देशों की मित्रता आज एक नए युग में प्रवेश कर रही है। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 1994 में जब वो एक आम भारतीय की तरह अमेरिका आए थे तब उन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर खड़े होकर अपनी एक फोटो खिंचवाई थी, लेकिन आज व्हाइट हाउस में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ और यह स्वागत भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। Distinguished guests, the President of the United States and Dr. Biden. I'm honored to be the first to have you here in 15 years. The United States is honoring and hosting an official visit for the Republic of India. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. Stories that define the relationship and the limitless possibilities between the United States and India. Two great nations, two great friends, two great powers that can define the course of the 21st century. Mr. Prime Minister, thank you for your partnership, and I'll turn it over to you. फ्रेंड्स, आज व्हाइट हाउस में शानदार स्वागत समारोह के एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। करीब 3 दशक पहले एक साधारण नागरिक के रूप में मैं अमेरिका यात्रा पर आया था और उस समय मैंने व्हाइट हाउस को बाहर से देखा था। प्रधानमंत्री बनने के बाद तो मैं स्वयं तो कई बार यहां पर आया हूं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इंडियन अमेरिकन समुदाय के लिए व्हाइट हाउस के द्वार आज पहली बार खोले गए हैं। कहने
कहने को तो ये व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का औपचारिक निवास स्थान होता है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, बड़ी बड़ी बैठकें वहां पर होती हैं। लेकिन आज व्हाइट हाउस बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। इससे पहले मुझे नहीं लगता कि व्हाइट हाउस ने ऐसा उत्सव का माहौल इससे पहले कभी देखा हो। और आज कहने को तो ये घर अमेरिका के राष्ट्रपति का है, लेकिन यहां मोदी मोदी के नारे लग रहे थे और या फिर हिंदी फिल्मों के गाने आज व्हाइट हाउस में गूंज रहे थे। व्हाइट हाउस का माहौल आज बिल्कुल बदला बदला था और ऐसा लग रहा था कि व्हाइट हाउस में जैसे कोई हिंदुस्तानी रहता हो या जैसे हिंदुस्तानी लोग यहां रहते हो। आज ये कह सकते हैं आप कि व्हाइट हाउस पर आज के एक दिन हिंदुस्तानियों ने अपनी छाप छोड़ दी। हमारे संस्कार, हमारी कल्चर, हमारी भाषा, वो सब कुछ आज व्हाइट हाउस में दिखाई दे रहा था, व्हाइट हाउस के गलियारों में गूंज रहा था। और कौन सा हिंदी गाना आज गूंज रहा था व्हाइट हाउस में, आप देखिए। और इस समय राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच व्हाइट हाउस में जो बातचीत चल रही है, उस बातचीत में, उस बैठक में 10 बड़ी डील्स पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। और ये 10 जो डील्स हैं बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़े समझौते हैं। और इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो अमेरिका की यात्रा है इस बार प्रधानमंत्री मोदी की, ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। क्यों है, अब देखिए। इनमें जिस डील के तहत अमेरिका अपने जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करेगा, उस पर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने भी अपनी सहमति दे दी है और यह बहुत बड़ी डील होगी। यह वही अमेरिकी कंपनी है जिसने F414 नाम का यह जेट इंजन विकसित किया है। और अब इस कंपनी के साथ भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें ये दोनों कंपनियां भारत में इस जेट इंजन का उत्पादन करेंगी और भारत इसकी मदद से अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK2 के नए वर्जन के फाइटर जेट्स का निर्माण कर पाएगा। ये वो इंजन है जिसके पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है। दुनिया का हर बड़ा देश इस इंजन को लेना चाहता है। ये जेट इंजन है, लेकिन अमेरिका इसे किसी को देता नहीं। लेकिन भारत आज इस इंजन को लेकर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा अमेरिका के साथ और ये एक टर्निंग पॉइंट है भारत की एविएशन हिस्ट्री में भी। और भारत इसके जरिए अपना लड़ाकू विमान खुद विकसित कर पाएगा। भारत दुनिया का पहला देश होगा जिसे अमेरिका जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा। दूसरी डील प्रीडेटर ड्रोन्स को लेकर है, जिसमें भारत को अमेरिका से कुल मिलाकर 30 ड्रोन्स मिलेंगे और यह डील 25,000 करोड़ रुपए के आसपास की डील होगी। ये ड्रोन भी अमेरिका ने आज तक नेटो देशों के अलावा किसी और देश को नहीं दिए हैं। ये वो ड्रोन की तस्वीर अभी हमने आपको जो दिखाई, दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन ये माना जाता है जो अब हमारे पास होगा। तीसरी बड़ी डील हथियारों के निर्माण को लेकर है, जिसमें अमेरिका तोप, राइफल और दूसरे हथियारों का निर्माण भारत के साथ मिलकर कर सकता है। चौथी डील शिप रिपेयर एग्रीमेंट के बारे में है, जिसके तहत अमेरिका के युद्धपोत और समुद्री जहाज की मरम्मत इंडियन शिपयार्ड्स में ही अब हो सकेगी। पांचवी डील सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन को लेकर है, जिसमें अमेरिका भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन करने के लिए सहयोग करेगा और अमेरिका इसके तहत भारत की मदद से प्रोडक्शन हब बनने के मामले में चीन को पीछे अब छोड़ना चाहता है। अमेरिका की कंपनी माइक्रोन ने यह ऐलान किया है कि वो भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए लगभग 6,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। और इस कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। छठी डील H-1B वीजा को लेकर है, जिसमें अमेरिका भारत के लिए इस वीजा की नियम प्रणाली को बहुत आसान करेगा, इसमें बदलाव लाएगा। भारत से जो लोग अमेरिका में पढ़ने और काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें अमेरिका H-1B वीजा जारी करता है और यह प्रक्रिया फिलहाल काफी मुश्किल है, जटिल है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि वो इसकी नियम प्रणाली को अब आसान बनाएगा और उसने भारत के अहमदाबाद और बेंगलुरु शहर में अपना कॉन्सुलेट यानी वाणिज्य दूतावास स्थापित करने का ऐलान किया है। भारत के अब तक 4 राज्य मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में ही यूएस कॉन्सुलेट्स मौजूद हैं। और जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मेरी सहयोगी श्वेता सिंह आ चुकी हैं और वो इस समय व्हाइट हाउस के बाहर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। श्वेता, अभी जो बैठक चल रही है, अभी तो फिलहाल अंदर बैठक हो रही है, इस आज जो आपने देखा, आज प्रधानमंत्री का स्वागत देखा और उसके बाद जो भी आपने प्रोटोकॉल देखा, उसे आप कैसे डिफाइन करेंगी?
देखिए सुधीर, सबसे पहले तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा होते हुए, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट हाउस पर जब आप तमाम जो सीनियर इनके सेनाओं के अफसरों को भी देख रहे हैं, सब बहुत ही प्रेम से सब अपनी अपनी तस्वीरें खींच रहे थे, तो उसमें हम भी पीछे नहीं थे। वो तस्वीरें खींचना, व्हाइट हाउस के भीतर जाने का मौका मिल पाना, ओवल ऑफिस को देख पाना, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात के जो शुरुआती क्षण होते हैं जो मीडिया के लिए खुले होते हैं, वहां पर उसे देख पाना। लेकिन इसके साथ ही जो 10 से 12 हजार की संख्या में जब आप जो भारतवंशी हैं उनका यहाँ पर होना देखते हैं, उनका वो गर्व देखते हैं, जो कि गॉड ब्लेस अमेरिका पर भी उतने ही तेज तालियां बजाते हैं जितनी जय हिंद का जब नारा लगता है तो उसके साथ अपनी आवाज जोड़ते हैं। तो ये सारी चीजें अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव। लेकिन जो इसमें से पूरा निचोड़ हम निकाल सकते हैं इस पूरे आयोजन का, स्टेट विजिट, जैसा कि आपको भी मालूम है कि जब स्टेट विजिट होता है तो वो हेड ऑफ स्टेट की बात होती है। हेड ऑफ गवर्नमेंट्स के लिए अमेरिका ने ऑफिशियल स्टेट विजिट कहा है, यानी कि ऑफिशियल स्टेट विजिट जब हो जाता है तो उसके बाद प्रोटोकॉल में आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन जरूर कर सकते हैं। लेकिन ये एक टिपिकल स्टेट विजिट के तौर पर यहाँ पर नजर आया, जहां पर सैन्य सम्मान से लेकर जो जितने भी ऑनर गार्ड्स आप देख रहे थे वहां पर, चाहे जो पाइप बैंड्स जो थे जो अलग अलग धुन बजाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे। जब भी कोई यहां पर स्टेट विजिट के लिए आता है उससे पहले जो आयोजन होता है, जो सांस्कृतिक आयोजन होता है, उसके लिए भारतीय मूल के बच्चे भी आपको यहाँ पर नजर आते। एक लड़की जिसने वायलिन के जरिए एक बहुत सुंदर परफॉर्मेंस यहाँ किया, और जब वो यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर आकर वो गीत गा रहे थे तो पूरा व्हाइट हाउस का प्रांगण ऐसा लग रहा है, पूरा जो परिसर है वो झूम रहा था, गा रहा था साथ साथ में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की बातचीत से क्या अहम निकालना है, आपसे पूछा समुदाय बहुत। अगर हम ग्लोबल डिप्लोमेसी के हिसाब से बात करें तो व्हाट आर द की टेकअवेज? ये जो यात्रा है इसे क्यों ऐतिहासिक माना जाएगा? इसे ऐतिहासिक इसलिए माना जाएगा कि वो अमेरिका जो बहुत कम देशों को अपनी बराबरी पर जिनसे रिश्ता रखता है, उनमें से एक अब भारत हो चुका है। इसकी शुरुआत मैं मानूंगी, इसमें योगदान अलग अलग लोगों का, अलग अलग कार्यकाल में, अलग अलग सरकारों का, अलग अलग अधिकारियों का हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में जो हम परिवर्तन देख रहे हैं उसमें पिछले चंद वर्षों की भूमिका बड़ी रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इस समय आवाजें ऐसी उठती हैं जो भारत को लेकर संशय पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जा सके। एक उस टूल किट का जिसकी बार बार चर्चा होती है, जो भारत विरोधी होती है। मुझे नहीं लगता है कि किसी पार्टी या किसी व्यक्ति का विरोध करते हैं, आप समूचे देश का विरोध कर रहे होते हैं अगर इस तरह की बातें होती हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका की जब यहां पर साझेदारी होगी, और जैसा कि जो बाइडेन ने स्वयं भी कहा, उन्होंने कहा कि हम भारत अमेरिका के रिश्तों और इसके साथ ही रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज, जो कि ये पूरा जो क्षेत्रीय और संपूर्ण विश्व के जो इश्यूज हैं उन सारी चीजों पर हम बातचीत करेंगे। तो इससे सीधा पता चल जाता है कि भारत और अमेरिका का जब रिश्ता होता है तो वो केवल द्विपक्षीय रिश्ता नहीं है, ये बहुआयामी एक रिश्ता है। और जब बहुआयामी रिश्ता है तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में केवल भारत के लिहाज से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ये कितना अहम हो जाता है वो सामने आता है। वो डील्स तो हैं ही, वो समझौते हैं ही, जो अमेरिका किसी और देश के साथ नहीं करने को भले तैयार हो, लेकिन वो टेक्निकल नो हाउ अगर भारत के साथ वो शेयर कर रहा है, अगर कुछ उत्पादन की साझेदारी, अगर चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं बल्कि उसकी चीजें शिफ्ट होकर भारत तक आएंगी, तो इसमें न केवल भारत का फायदा है बल्कि उस संपूर्ण विश्व का फायदा है जो अभी तक विस्तारवादी चीन के शिकंजे में कहीं ना कहीं फंसने का एक खतरा लेकर चलती थी, क्योंकि भारत कभी विस्तारवाद में यकीन रखता ही नहीं, वो एक वैश्विक सोच अपनी रखता है जैसे दुनिया स्वीकार रही है। आप हमारे साथ बने रहिए और अपने दर्शकों को हम बता दें, आपने डबल इंजन की सरकार के बारे में तो बहुत भारत में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको डबल इंजन वाली कवरेज दिखा रहे हैं व्हाइट हाउस से। और ये हमारी जो डबल इंजन वाली कवरेज है उसमें हमारी जो दूसरी इंजन है वो अब हमारे साथ शामिल हो गई है, गीता मोहन। गीता, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अंदर जो बाइडेन की टीम और प्रधानमंत्री मोदी की टीम के बीच में बैठक चल रही है। ये जो बैठक हो रही है जिसको हम द्विपक्षीय बैठक कहते हैं हिंदी में, ये भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए कितनी अहम होने वाली है? एंड व्हाट इज सो स्पेशल एंड व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट दिस मीटिंग?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुधीर। व्हाट इज डिफरेंट? देखिए, सब यही कहते हैं कि ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हम इस क्वेश्चन को ही फ्लिप कर देते हैं, ये अमेरिका के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिका के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भारत ने अपनी जगह कहीं ना कहीं इस ग्लोबल स्टेज में बना ली है। अगर डिफेंस डील्स की बात करें, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस डील्स हो रहे हैं सुधीर, और वो शायद भारत के डिफेंस कैपेबिलिटी को काफी एनहांस करेगा। लेकिन इसमें फायदा अमेरिका का भी है। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर होना और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत जिस तरीके के डील्स, जिस तरीके का पैसा अमेरिका में आने वाला है, वो भी काफी अहम है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, रूस और चीन को लेकर जो चिंता अमेरिका को है, उसमें अगर कोई देश आगे आकर जिससे अमेरिका सही मायने में अलायंस करना चाहता है, वो भारत है। तो वहां पे भी अगर देखें तो अमेरिका को आज भारत की ज्यादा जरूरत है। तो भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। भारत के लिए क्यों ट्रांसफॉर्मेशनल है? इसलिए क्योंकि भारत अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये जो स्टेट विजिट है, इस स्टेट विजिट को कर रहा है, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो भी डिसीजंस हो रहे हैं उनको पूरा कर रहा है। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर रूस यूक्रेन का युद्ध कुछ साल पहले हुआ होता या एक दशक पहले हुआ होता, तो शायद भारत उस पोजीशन में नहीं रहता कि वो जो स्टैंड ले रहा है वो बिना सैंक्शंस के ले पाए। आज के डेट में जिस तरीके से जो स्टैंड भारत ने लिया है, बावजूद इसके अगर भारत को इस तरीके का वेलकम मिल रहा है, और अगर अमेरिका अभी भी अपने रिलेशंस, अपने जो रिश्ते हैं और बढ़ाना चाह रहा है भारत के लिए, तो भारत ने अपनी स्टैंडिंग बना ली है। भारत अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अमेरिका आकर और अमेरिका से संबंधों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो चीन एक फैक्टर है, रूस यूक्रेन वॉर एक फैक्टर है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सब के बावजूद अमेरिका के और भारत के रिश्ते जो है सुधीर, वो ज्यादा करीब होते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके के विजुअल्स आपने देखा साउथ लॉन्स में, उससे साफ नजर आता है कि जो एक वोट बैंक है भारतीय समुदाय का, वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ना भूले कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी आखिरी साल है उनके पहले टर्म का। जी गीता, एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि एक पूरा टूल किट वाला इकोसिस्टम है जो इस समय ये बता रहा है कि जो कुछ हो रहा है व्हाइट हाउस में वो उसे अच्छा नहीं लग रहा। जैसे पहले 75 सेनेटर्स ने एक चिट्ठी लिखी बाइडेन को, ह्यूमन राइट्स का इशू उठाया और जो धार्मिक इंटॉलरेंस है भारत में उसका इशू उठाया। लेकिन इस बैठक से कुछ घंटे पहले बराक ओबामा एक इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी के सामने यह मुद्दा उठाना चाहिए, माइनॉरिटीज की सुरक्षा का मुद्दा भारत में उठाना चाहिए। इसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, ये जो अगर बस 75 लॉ मेकर्स की बात करें, तो टूल किट को अगर अलग रखें तो डेमोक्रेसी है, भारत में भी डेमोक्रेसी है और अमेरिका में भी डेमोक्रेसी, जिनको जो कंसर्न्स रेज करना है कर सकता है। लेकिन ओबामा अगर आज के डेट में ये स्टेटमेंट देते हैं, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, जब वो डील्स कट कर रहे थे भारत के साथ, तब उन्होंने वो प्रेशर नहीं बनाया जो आज वो कह रहे हैं बनाना चाहिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। ऐसा क्यों सुधीर? जो अमेरिका के साथ रिलेशंस होते हैं, हम ये कल भी कह रहे थे, बड़े हाई ऑफिशियल से बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि अमेरिका के साथ जो रिश्ते होते हैं वो ट्रांजैक्शनल है। आज अगर कोई राष्ट्रपति हो और उनको लगता है कि उनके फायदे में है भारत के साथ बात करना, रिश्ते आगे बढ़ाना, तो वो बढ़ाएंगे, लेकिन आगे चलकर ऐसा ना सोचे कि वो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। तो इसीलिए भारत ने अपना स्टैंड बहुत क्लियर कर दिया है कि अगर हमारे घर। जी, अब हम श्वेता के पास चलते हैं। श्वेता, जिस तरीके से अब अभी आप व्हाइट हाउस में हैं, जिस तरह से व्हाइट हाउस ने आज अपने दरवाजे हिंदुस्तानियों के लिए खोले हैं, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ है। और आज मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था अपने दर्शकों को भी कि व्हाइट हाउस देखने में आज ऐसा लग रहा है जैसे व्हाइट हाउस के अंदर आज कोई भारतीय उत्सव हो रहा हो। व्हाइट हाउस में आज हिंदी गाने बज रहे हैं, चारों तरफ हिंदुस्तानियों की आवाजें गूंज रही हैं। तो ऐसा जो इस तरह का आयोजन इससे पहले अमेरिका ने नहीं किया था, लेकिन इस बार किया है, क्यों? इस बार किया है वही बात जो गीता कह रही थी कि बाइडेन को क्यों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवश्यकता है, इस सवाल में उसका जवाब छुपा हुआ है। और उसके जो वो अनेकों पक्ष देखते हैं तो उन्हें भी समझ में आता है कि क्यों भारत की और प्रधानमंत्री मोदी की उन्हें जरूरत हो जाती है। ये भी जो इमारत का हिस्सा आप देख रहे हैं, इसके सामने अभी उस हिस्से में हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन ठीक इसके सामने आपको एक बड़ा सा तिरंगा लगा हुआ नजर आ जाएगा। और वाकई दिल बहुत खुश होता है जब आप पूरे हिस्से में यहाँ पर तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं। और प्रधानमंत्री जब स्टार एंड स्ट्राइप्स और तिरंगे दोनों की बात यहाँ पर कर जाते हैं, और जो भारतवंशी जो यहाँ पर हैं, चूंकि अब वो अमेरिकी हैं, लेकिन वो तालियां बजाते हैं उस पर, उतना ही वो दिल से अमेरिका का राष्ट्रगान भी गाते हैं और उतने ही दिल से वो भारत का राष्ट्रगान भी गाते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भारत और अमेरिका की दोस्ती की एक बहुत सुंदर तस्वीर दिखाते हुए रहती है। जो बाइडेन इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं, अपनी जो उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम जब वो यहाँ पर लेते हैं या फिर वहां पर जब पब्लिक को एड्रेस करते हुए उन्होंने भारतवंशियों की भी ताकत की बात की, अपने कांग्रेसमैन की बात की जो कि भारतीय मूल के हैं, तो वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट थी। तो जो भारतीय यहाँ पर आए, यहाँ पर बसे, उनका अपना योगदान भी यहाँ के राष्ट्र निर्माण में रहा और सकारात्मक रहा। भारत केवल एक पार्टी का, एक सरकार का नहीं हो सकता है, ये भले ही पक्ष विपक्ष न समझ पाए भारत में, लेकिन जो भारतीय जहां भी जाते हैं और अपनी मूल को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को इस हिसाब से वहां पर स्थापित करते हैं, उस राष्ट्र के निर्माण में वो अपने आप को झोंकते हैं, तो वहां के लोग इस चीज को अच्छी तरीके से समझते हैं। ये बात साथ में जरूर कहने वाली है कि ये भारतवंशी कहते हैं कि इससे पहले, कुछ समय पहले तक, अगर 10 वर्ष पहले तक हम देखें तो उस हिसाब से हमें उस चीज का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता था, सम्मान नहीं मिलता था, पर आज हम वो सम्मान महसूस करते हैं। ये उन लोगों के अपनी जुबान से निकली हुई बात है। इसीलिए चाहे भारत के नेता हो, चाहे अमेरिका के नेता हो, वो अपनी तरफ से वो बयानबाजी कर सकते हैं, लेकिन जो असलियत है वो जमीन पर उसी रूप में रहेगी, उसी हिसाब से रहेगी। तिरंगे की शक्ति अगर आज इस हिसाब से नजर आती है, अगर भारत की शक्ति इस हिसाब की नजर आती है कि अमेरिका को एक बराबरी का दोस्त भारत में नजर आता है, एक साझेदार नजर आता है, एक जवाब नजर आता है विस्तारवादी ताकतों को, तो ये हिंदुस्तान की उपलब्धि, और मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को इस चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। श्वेता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे विश्लेषण के लिए। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं उन डील्स के बारे में आपको बता रहा था जो बहुत ही ऐतिहासिक डील्स हैं, और इनमें एक डील जो है वो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को लेकर भी है। ये भी एक बहुत बड़ी डील है। ये अमेरिका की अध्यक्षता में काम करने वाला वो संगठन है जिसमें अब तक दक्षिण कोरिया, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देश ही शामिल थे, लेकिन अब भारत को भी इसमें जगह मिल सकती है। और यह संगठन उन मिनरल्स की सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने के लिए काम करता है जो मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक कार्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी बनाने के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। और चीन इस डील से काफी नाराज हो सकता है क्योंकि इन मिनरल्स की ग्लोबल सप्लाई चेन को चीन काफी हद तक कंट्रोल करता है और प्रभावित करता है। लेकिन भारत अब चीन के लिए यहां भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। इसके अलावा अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी, अमेरिका की जो एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी नासा, और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के बीच भी एक बड़ी डील हो सकती है। इसरो अमेरिका के उस आर्टेमिस अकॉर्ड्स का हिस्सा बन सकता है जिसके तहत अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े अलग अलग मिशंस के लिए नासा और इसरो साथ मिलकर काम करेंगे, और इनमें अंतरिक्ष और मानव मिशन भी शामिल होगा। तो आपने देखा इससे पहले जो अंतरिक्ष को लेकर जो मिशंस हुआ करते थे उसमें पहले रशिया भारत का पार्टनर हुआ करता था। हमने बड़े बड़े जो मिशंस किए हैं वो रशिया के साथ मिलकर किए हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि अब अंतरिक्ष के मामले में भी, स्पेस साइंस के मामले में भी अमेरिका भारत का एक नया पार्टनर बनेगा। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। एक और डील 5G और 6G टेक्नोलॉजी को लेकर हो सकती है जिसमें अमेरिका भारत का सहयोग करेगा। और 10वीं डील जो है वो जॉइंट इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म विकसित करने के लिए होगी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को लेकर भारत और अमेरिका दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो AI जो है ये भविष्य की टेक्नोलॉजी है, स्पेस भविष्य की टेक्नोलॉजी है, और जैसा हमने आपको बताया सेमीकंडक्टर्स भविष्य की टेक्नोलॉजी है। ये सारी जो बड़ी चीजें हैं अब भविष्य के लिए भारत और अमेरिका आपस में
दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और इन सब चीज़ों से न सिर्फ अमेरिका में, दुनिया में, बल्कि भारत में भी बड़ा बदलाव आएगा। और भारत में जिस तरीके से जॉब्स जनरेट होती हैं, भारत में जिस तरीके से लोगों का वर्क प्रोफाइल है, उस पर भी इसका बहुत असर पड़ेगा। तो आज हमने वो क्षेत्र आपको बताए हैं जो भविष्य के क्षेत्र हैं, जहां पर भविष्य में भारत में ये सारे क्षेत्र विकसित होंगे, डेवलप होंगे। यहां टेक्नोलॉजी भी नई आएगी, काम करने के तौर तरीके भी बदलेंगे। अब हम 5G और 6G में प्रवेश कर जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में के नए युग में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हमें इसमें क्या मिलने वाला है। तो भारत के जो लोग हैं, जो आज हमें देख रहे हैं, उन्हें यह देखना होगा कि अब हमारी युवा पीढ़ी इन सारे क्षेत्रों में रोजगार पाने के लिए, इन सारे क्षेत्रों में अपने आप को एक्सपर्ट बनाने के लिए क्या कर सकती है, क्योंकि यही भविष्य है। इससे पहले वॉशिंगटन डीसी पहुंचने पर जब प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में हवाई अड्डे पर फ्लाइट लाइन सेरेमनी का आयोजन हुआ तो उस समय वहां तेज बारिश हो रही थी। लेकिन इस बारिश के बीच प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रगान के लिए खुले आसमान के नीचे बारिश में ही खड़े रहे और ये तस्वीरें आज आप सबके सीने को गर्व से चौड़ा कर देंगी। देखिए, इस तरह से यहाँ पर लहराता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। दोनों देशों के बीच जो मजबूत होते रिश्ते हैं वो और कैसे आगे एक नए कीर्तिमान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इस समय भी जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं, इस समय भी वॉशिंगटन डीसी में रुक रुक कर बारिश हो रही है। और अमेरिका के समय अनुसार शाम 6:30 बजे जब व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन होगा, उस समय भी वहां पर बारिश होने की संभावना है। वैसे भारत में जब किसी कार्यक्रम या किसी से मुलाकात के दौरान बारिश हो जाती है तो इसे हमारे यहाँ बड़ा शुभ माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि ऐसे क्षण भविष्य की नींव को मजबूत बनाते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि आज के दिन अगर वहां वर्षा हुई है तो इसे एक शुभ संकेत माना जाएगा। भारतीय समय के अनुसार आज सुबह करीब 6:30 बजे और अमेरिका के समय अनुसार कल रात लगभग 9 बजे व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया था जो स्टेट डिनर से अलग था। इस मुलाकात में राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में स्वागत किया और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को कुछ खास तोहफे भेंट किए हैं और आज उन्हें आपको उन तोहफों के बारे में हम जरूर बताना चाहेंगे। इनमें जिस तोहफे की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उसका जिक्र कृष्ण यजुर्वेद में मिलता है। कृष्ण यजुर्वेद मूल यजुर्वेद की 2 प्रमुख शाखाओं में से एक है और इसमें यह बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन आयु के 80 वर्ष और 8 महीने पूरे करने वाला होता है तो वो व्यक्ति दृष्ट सहस्त्र चंद्र बन जाता है। दृष्ट सहस्त्र चंद्र, और इसका मतलब यह होता है कि उस व्यक्ति ने अपनी अब तक की जीवन आयु में 1000 पूर्ण चंद्रमा यानी 1000 फुल मून देख लिए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 20 जून को ही अपने जीवन आयु के 80 वर्ष और 8वें महीने में प्रवेश किया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही सोच समझकर उन्हें यह तोहफा दिया जो हिंदू धर्म के अनुसार किसी व्यक्ति को मानव जीवन के अनुभव के लिए सम्मानित करने पर दिया जाता है। तो सोचिए कितना सोच समझकर प्रधानमंत्री मोदी उनके लिए यह तोहफा लेकर गए होंगे। और ये देखिए, चंदन की लकड़ी से बना एक हस्त निर्मित बॉक्स में ये सारी चीजें रखी गई थी जो कि भारतीय परंपरा के हिसाब से बनाया था। ये जो उपहार है ये चंदन से बने जिस खास बॉक्स में भेंट किया गया उसे जयपुर के कारीगरों ने तैयार किया है और इसमें भगवान गणेश की मूर्ति और एक दिए के साथ
उत्तर प्रदेश से लाया गया ताम्रपत्र रखा गया है, जिस पर कृष्ण यजुर्वेद का एक श्लोक भी लिखा हुआ है। इस उपहार के साथ हिंदू धर्म में 10 दानम की भी एक परंपरा होती है, जिसमें 10 अलग अलग प्रकार के दान दिए जाते हैं, और वही 10 दान प्रधानमंत्री मोदी ने इस बॉक्स में जो बाइडेन को गिफ्ट किए हैं। इनमें गोदान में पश्चिम बंगाल से लाया गया चांदी का नारियल है, भूदान में मैसूर से लाए गए चंदन का एक सुगंधित टुकड़ा है, तिल दान में तमिलनाडु से मंगाए सफेद तिल के बीज हैं, हिरण्य दान में राजस्थान में हाथ से तैयार हुआ सोने का एक सिक्का है, घी दान में पंजाब से लाया गया घी है, वस्त्र दान में झारखंड के रेशम का कपड़ा है, और धान्य दान में उत्तराखंड से लाए गए लंबे दाने वाले चावल है। गुड़ दान में महाराष्ट्र से मंगाया गया गुड़ है, और रौप्य दान में चांदी का एक सिक्का है, और नमक के दान में गुजरात से मंगाया गया नमक इसमें रखा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन को भारतीय उपनिषदों की एक कॉपी भेंट की है, और इस तोहफे के पीछे भी एक बहुत खास वजह है। बाइडेन 20वीं सदी के मशहूर कवियों में से एक विलियम बटलर की रचनाओं को बहुत शौक से पढ़ते हैं, और विलियम बटलर ने ही अपनी मृत्यु से सिर्फ 2 साल पहले 1937 में भारतीय उपनिषदों का एक अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया था, जिसे द 10 प्रिंसिपल उपनिषद्स कहते हैं, और इसीलिए उसी किताब के पहले एडिशन की एक कॉपी प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो बाइडेन को भेंट के रूप में दी है। और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी ने एक ग्रीन डायमंड तोहफे में दिया है, जिसे सोलर और विंड पावर के इस्तेमाल से गुजरात के सूरत की एक लैब में तैयार किया गया है, और यह डायमंड भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने का एक प्रतीक है, क्योंकि 75 साल पूरे होने पर ही डायमंड जुबली मनाई जाती है। लेकिन ये जो डायमंड है, ये जो हीरा है, ये लैब में विकसित किया गया हीरा है। यानी हर तोहफे में भारत की संस्कृति, भारत की विरासत की झलक मिलती है, भारत के इतिहास की झलक मिलती है, और इसीलिए आप इसे प्रधानमंत्री मोदी की हमारे संस्कारों वाली, हमारी संस्कृति वाली गिफ्ट डिप्लोमेसी कह सकते हैं। आज राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी प्रधानमंत्री मोदी को एक विंटेज अमेरिकी कैमरा और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जुड़ी एक पुस्तक और अमेरिका के मशहूर कवियों में से एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं के पहले संस्करण की कॉपी गिफ्ट की है। तो ये दोनों नेताओं ने एक दूसरे को जो तोहफे दिए हैं उसके बारे में हमने आपको बताया, और दोनों ने ही बहुत सोच समझकर अपने तोहफों को सेलेक्ट किया और देखा कि किसे क्या अच्छा लगता है। भारतीय समय के अनुसार आज रात 4 बजे, या कह लीजिए आज सुबह 4 बजे, जब पूरा भारत गहरी नींद में होगा, आप भी सो रहे होंगे, उस समय राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन करेंगे, जिसमें कुल मिलाकर 400 मेहमान शामिल होंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने अब तक के कार्यकाल में सिर्फ 2 नेताओं को स्टेट डिनर पर आमंत्रित किया है, जिनमें पहले थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और दूसरे थे दक्षिण कोरिया के मौजूदा राष्ट्रपति, और अब इस सूची में प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के तीसरे ऐसे नेता हैं जिन्हें राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने घर पर स्टेट डिनर पर बुलाया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह स्टेट डिनर व्हाइट हाउस के साउथ लॉन गार्डन में होगा, और क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी शाकाहारी हैं, इसलिए स्टेट डिनर में शाकाहारी व्यंजन ही परोसे जाएंगे, यानी ये वेजिटेरियन डिनर होगा। और सबसे खास बात यह है कि इनमें मोटे अनाज से तैयार की गई डिशेस को खास तौर पर शामिल किया गया है, जिनमें मैरिनेटेड मिलेट, ग्रिल्ड कॉर्न सैलेड और कंप्रेस्ड वाटरमेलन जैसे अलग अलग व्यंजन इस मेन्यू में शामिल होंगे। इसके अलावा मेन कोर्स में मशरूम से बनी अलग अलग डिशेस होंगी, और मीठे में भी बाजरे से बना एक केक होगा। इससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी चीज का प्रचार प्रसार जब करते हैं तो चीज कैसे बहुत आसानी से ग्लोबल बन जाती है। आपको याद होगा, पहले उन्होंने योग का प्रचार किया तो योग को संयुक्त राष्ट्र का मंच मिला, और उन्होंने फिर मोटे अनाज को बढ़ावा देना शुरू किया, तो अब मोटा अनाज व्हाइट हाउस के मेन्यू में शामिल हो गया है। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का किसी भी चीज को प्रमोट करने का एक अपना अलग तरीका होता है, और 2 उदाहरण आज आपके सामने हैं। आपके देखते देखते पिछले 9 वर्षों में पहले उन्होंने योगा को प्रमोट किया, योग को पूरी दुनिया में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, और अब वो मिलेट्स का प्रसार कर रहे हैं। मोटे अनाज के ब्रांड एम्बेसडर आजकल बने हुए हैं, और अब उन्होंने इस मोटे अनाज को, बाजरे को व्हाइट हाउस तक पहुंचा दिया है।
गर्व करने वाली बात यह है कि व्हाइट हाउस में जहां पर यह डिनर होगा उस पेविलियन को तिरंगे के थीम पर सजाया गया है और इस साज सज्जा में मोर और कमल के फूल जैसी तस्वीरों का भी काफी इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा स्टेट डिनर के बाद व्हाइट हाउस में एक खास कार्यक्रम होगा जिसमें ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले मशहूर कलाकार जोशुआ बेल और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के छात्रों के एक ग्रुप का परफॉर्मेंस होगा और यह अमेरिका का एक बहुत ही मशहूर म्यूजिकल ग्रुप है, तो गाने बजाने का भी कार्यक्रम है, संगीत का भी कार्यक्रम है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो चिंताजनक है। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, आपने तस्वीरों में देखा। सिर्फ हाइप नहीं है, सिर्फ माहौल बनाने की बात नहीं है। जब बैठक हो रही है दोनों देशों की, दोनों टीमों के बीच में, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण डील्स पर, जो दोनों देशों के लिए लैंडमार्क डील्स कही जाएंगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक गुट ऐसा है जिसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब आप इस टाइमिंग को नोट कीजिए। जब आज सुबह ही जब राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच आज ये इतनी बड़ी बायलैटरल द्विपक्षीय बैठक होने वाली थी, उसी दिन इस बैठक से कुछ घंटे पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हैं, आज ही के दिन खास तौर पर। और अगर राष्ट्रपति जो बाइडेन की जगह, और वो कहते हैं कि अगर राष्ट्रपति जो बाइडेन की जगह वो खुद इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो वो प्रधानमंत्री मोदी से भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के मुद्दे पर जरूर कड़े सवाल पूछते। बराक ओबामा ने यह बात उस सवाल के जवाब में कही जिसमें उनका इंटरव्यू लेने वाली पत्रकार ने उनसे पूछा कि राष्ट्रपति बाइडेन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तो तानाशाह कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को भी तानाशाह कहा जाता है, ऑटोक्रेटिक कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन उन्हें व्हाइट हाउस में बुलाते हैं। और इस पर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों से की वजह से ये मुलाकातें करनी पड़ती हैं। तो इस इंटरव्यू का जो क्रक्स है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें जो बाइडेन के लिए बराक ओबामा ने उन्हें एक सलाह दी है और कहा है कि मेरी सलाह एक तरीके से उन्हें यह रहेगी कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के साथ जब वो बैठक करें तो भारत में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर, भारत में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर उन्हें यह मुद्दा उठाना चाहिए। अब सोचिए कि बराक ओबामा इस बैठक से ठीक पहले ये बात क्यों कर रहे हैं, ये इंटरव्यू क्यों दिया जा रहा है। और जो इस तरह के बड़े इंटरव्यूज होते हैं वो रातों रात तय नहीं होते, वो कई हफ्ते पहले तय कर लिए जाते हैं, कई बार तो कई महीने पहले वो तय कर लिए जाते हैं। लेकिन ये इंटरव्यू तय हुआ है ठीक उसी दिन जब बाइडेन और मोदी के बीच बैठक होनी है और बराक ओबामा ने बहुत सोच समझकर यह विषय चुना कि आज उन्होंने ये बात कहकर ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। इसलिए एक बहुत बड़ा सवाल इस इंटरव्यू की टाइमिंग को लेकर है। और जैसा हम आपको बता रहे थे, इससे ठीक पहले अमेरिका के 75 लॉ मेकर्स भी यही सारी बातें राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक चिट्ठी लिखकर कह चुके हैं कि उन्हें भारत में जो मानव अधिकारों का हनन हो रहा है कथित रूप से, और जो धार्मिक असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है, धार्मिक आजादी जो धीरे धीरे कम हो रही है भारत में, जो बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये मुद्दा जरूर उठाना चाहिए। तो एक जो पूरा टूल किट है वो अचानक एक्टिव हो गया है। एक और सबूत आज आपके सामने रखता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अमेरिका में जो विरोध प्रदर्शन अभी हो रहे हैं, क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है उनके खिलाफ, इस विरोध प्रदर्शन में आपको एक चेहरा नजर आएगा और यह चेहरा है सुनीता विश्वनाथ नाम की एक महिला का। ये महिला है सुनीता विश्वनाथ। ये वही महिला है जो कई बार अलग अलग मौकों पर राहुल गांधी के साथ अक्सर नजर आती है। हाल ही में जब राहुल गांधी 31 मई को अमेरिका के दौरे पर गए थे, उस समय राहुल गांधी की इस महिला के साथ मुलाकात हुई थी। और आज यही महिला अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का विरोध कर रही हैं, आप देख सकते हैं। सुनीता विश्वनाथ नाम की यह महिला हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स नाम की एक संस्था की को फाउंडर है। और बड़ी बात यह है कि इस संस्था की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री मोदी की स्टेट विजिट का विरोध करने के लिए 24 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश की गई है। अब क्या आप इसे संयोग मानेंगे कि यही महिला जब कुछ दिन पहले
राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं तो उनके साथ बैठी हुई मिलती हैं। उनके साथ इस महिला की तस्वीर है, ये देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, राहुल गांधी के साथ इस बैठक में है। और फिर यही महिला आज आपको नजर आती हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए। तो ये उस टूल किट वाले इकोसिस्टम की सदस्य है। इस टूल किट के तार जॉर्ज सोरोस से जुड़े हो सकते हैं और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी संस्थाओं को कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जॉर्ज सोरोस से फंडिंग अक्सर मिलती रहती है। और जॉर्ज सोरोस वो शख्स हैं जो कि भारत को अस्थिर करने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज ही मैंने भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक इंटरव्यू किया और उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी की इस अमेरिका यात्रा के बारे में कुछ सवाल पूछे। आज आपको वो बातचीत भी सुननी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की ये जो यात्रा है अमेरिका की, हाइप तो बहुत है, लोग इसे ऐतिहासिक कह रहे हैं, आज तक का सबसे सफल दौरा मान रहे हैं। हाइप हमने देख लिया, बॉडी लैंग्वेज की बात, भीड़, नारेबाजी, डांस, रंगारंग कार्यक्रम, जश्न, बट वेयर इज द सब्सटेंस। तो हम ये चाहेंगे कि हाइप हम देख चुके हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सब्सटेंस कहां है। मुझे लगता है हाइप तो जरा भी नहीं है, इट इज ओनली सब्सटेंस। आप देखिए कि ऐसे भारत का कोई नेता कभी दूसरी बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए बाईपार्टिसन दोनों पार्टियों द्वारा आज तक बुलाया गया है क्या? प्रधानमंत्री जी का स्टेट विजिट के साथ साथ यूएस कांग्रेस को दूसरी बार एक 7 साल के अंतराल में एड्रेस देने का न्योता मिला है। प्रेसिडेंट बाइडेन और एक्सीलेंसी फर्स्ट लेडी जिस प्रकार से उन्होंने पूरा समय अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग विषयों को लेके बायलैटरल मीटिंग के अलावा, स्टेट बैंक्वेट के अलावा और जो कार्यक्रम रखे हैं वो अपने आप में काफी ऐतिहासिक है। जिस प्रकार से वहां पे यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, एक नया कीर्तिमान बना कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो आया ही, लेकिन हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी को सबके 180 देशों के प्रतिनिधियों के बीच में योग करते हुए रिचर्ड गेयर प्रसिद्ध कलाकार के साथ, मैं समझता हूं इस विजिट में उद्योग जगत के लोगों ने जो स्वागत किया है प्रधानमंत्री जी का, जिस प्रकार से भारत की डायस्पोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में अपना विश्वास जताया और जो उत्साह दिखाया, इस विजिट के हर एक पहलू को अगर आप देखें, हर पहलू में नयापना है, हर पहलू में विश्वसनीयता है। जी पीयूष जी, लेकिन यहां अपने देश में उस पर राजनीति हो रही है। अपने देश में जो कांग्रेस है वो आपके इन विचारों से सहमत नहीं है। अब कांग्रेस मोदी जी को ना तो श्रेय दे रही है बल्कि ये कह रही है कि नेहरू जी जब गए थे अमेरिका तब उन्हें मोदी जी से ज्यादा सम्मान मिला था, ज्यादा बड़ा स्वागत हुआ था। तो वो एक तरीके से आपके इस ग्रैंड शो को थोड़ा सा फीका करने की कोशिश कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता को, उनके लोगों के प्रति उनके प्यार को कोई फीका नहीं कर सकता और हम उन चीजों में, उस तुलनात्मक विषय में जाते भी नहीं है। हमने तो जब नेहरू जी गए तो उसके भी गुणगान गाए थे, तब भारतीय जनसंघ थी। और आपने तो देखा नरसिम्हा राव जी के टाइम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत का प्रतिनिधित्व करने यूनाइटेड नेशंस गए थे। तो भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है और मैंने तो लगभग सभी विपक्ष के नेताओं के बयान वगैरह देखे, 2-4 को छोड़ दे जो इस प्रकार की ओछी राजनीति में पड़ते हैं। साधारणतः भारत में एक परंपरा रही है कि विदेश में हम अपनी राजनीति को नहीं लेके जाते, विदेश में हम एक आवाज, एक स्वर में बात करते हैं। भारत हमारा महान देश है, हर भारतवासी भारत के प्रति गौरवान्वित महसूस करता है। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है, उसके नेता, चाहे वो उनके अध्यक्ष हो, चाहे उनके सो कॉल्ड युवा नेता या पूर्व अध्यक्ष हो, इनको एक बेसिक कर्टसी या बेसिक चीज भी समझ नहीं आती कि विश्व के सामने भारत ने एक स्वर में बात करना चाहिए। दुर्भाग्य है कि उनकी डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग, इनकी कूटनीति की समझ इतनी
पुअर है, इतनी कमजोर है, और शायद उनको चीन ही दिखता है, उनको अमेरिका, यूरोप, यूके, इन सब देशों के साथ जो भारत के बढ़ते हुए संबंध हैं, उनको शायद उससे ईर्ष्या होती है। उनको चाहिए कि वो चीन के साथ संबंध बढ़ाएं। इस प्रकार की जिसकी सोच हो, जिस पार्टी की सोच हो, जो पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ करार करता हो, ऐसी पार्टी के साथ हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, और जिंदगी में कठिनाइयां आए तो कभी उदास ना हो, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं।